हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स को हम लोग कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप ये करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आप अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ओनली सैलरीड एम्प्लॉई के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं और आपको किसी सीए, सीएस या फिर किसी अदर प्रोफेशनल्स के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डैट मीन्स आप विदाउट एनी फीस आप खुद भी फाइल कर सकते हैं और आप अपना खुद का टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं अपने रिटर्न के मामले में। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने काम पे चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, सबका टाइम इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत ही कम टाइम में हम सीख लेते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। और आपसे एक बात बोलनी है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी टैक्स रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पे जाना है। गूगल क्रोम या फिर एनी अदर ब्राउज़र जिसको आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाकर आप सबसे पहले टाइप कीजिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ आपका इंटरफेस आएगा गाइज। और ये जो इंटरफेस है ये इनकम टैक्स इंडिया की साइट का है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका पूरा दिखेगा आपको वेबसाइट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आपको स्क्रीन अगर आप दिख रही है तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, रजिस्टर्ड योरसेल्फ, लॉगिन और रीसेट। जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना नहीं सीखा है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि अपने आप को इनकम टैक्स पे कैसे रजिस्टर करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। तो आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन है गाइज, वो है आपके पास लॉगिन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है और लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन हेयर पे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी क्या होता है गाइस, अगर आपको नहीं पता तो आपने जब रजिस्टर्ड किया था तो उस टाइम पे आपने अपना पैन नंबर डाला होगा, तो आपका पैन नंबर ही आपका यूज़र आईडी होता है, ये याद रखिएगा। तो आप अपना पैन डालिएगा। मैं यहाँ पे किसी क्लाइंट का नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई क्लाइंट है, मैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे शो कर रहा हूँ और उसकी रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके नीचे आपको क्या करना है गाइस, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे पासवर्ड, तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा जो आपने बनाया होगा पासवर्ड को एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग। तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन आईडी में अपना जो भी आपका पैन नंबर है और पासवर्ड डालेंगे, तो इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कैप्चा कोड डालिए या फिर आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं ओटीपी के लिए। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग कैप्चा कोड ही डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आएगा आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और नीचे आएगा ऑप्शन अपडेट और स्किप। अगर आपको एड्रेस अपडेट करना तो यहाँ पे नया एड्रेस डालिए और अपडेट कर लीजिए। अगर आपको स्किप करना है तो यहाँ पे आ जाइए स्किप और स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप स्किप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको आपका न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना गाइज, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको किस पे जाना है, आपको जाना है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पर। ठीक है, जैसे ही आप इसको फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है गाइज, ये ई फाइलिंग जो दिख रहा है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता असेसमेंट ईयर क्या होता है या फिर आपको बेसिक टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को
कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना के डालूँगा, ठीक है। और एक बैकग्राउंड दूंगा आपको कि टैक्स की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें फ़ाइल करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है नहीं फाइल करने का, वो सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा आपके लिए, जिनको इनकी नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए और कुछ आपके इनोवेशन के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि आपका टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास ना रहे और आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए आगे तक, ताकि मैं आपको रिटर्न फाइल करवा पाऊँ, ठीक है गाइज़। तो यहाँ पे आपका रिटर्न कैसे फाइल होगा वो मैं अभी आगे बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है गाइज़, जैसे मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसकी रिटर्न आप अगले साल फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 19-20 की रिटर्न अगले साल जाती है 20-21 में। तो 19-20 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा और 20-21 आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम 19-20 की रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं 20-21 में 31 मार्च तक, बल्कि अभी तो लेट फीस लगेगी अगर आप फाइल करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। ये क्या होते हैं प्रोविज़न, वो भी मैं आपके साथ डील करूँगा आगे। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है गाइज। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ITR फॉर्म नंबर। तो यहाँ पे आपके पास 5 ITR फॉर्म दिखेंगे, ITR 1 से लेके ITR 5। ये ITR क्या होते हैं, ये फॉर्म नंबर होता है जिसकी हेल्प से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। जिनको इनके नॉलेज नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल चर्चा कर दूंगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सैलरीड एम्प्लॉई है तो हमें ITR 1 फाइल करना होता है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, ठीक है गाइज। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे सैलरी से, ठीक है। सैलरीड इनकम अगर आपकी 50 लाख तक है, या फिर 1 हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। अब क्योंकि चेंज आ गया, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी और आपके पास सैलरी से मिलाकर इनकम 50 लाख तक है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो आपकी, हम मान के चल रहे हैं कि आपकी इनकम 50 लाख से कम है, तो हम यहाँ पे ITR 1 फाइल करेंगे। और एक बात मेरी और याद रखिएगा गाइज, जब भी आप ITR फाइल करेंगे, ठीक है, तो ITR 1 को आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, बट ITR 2 को आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको XML जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते। तो वो कैसे फाइल करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया ITR 1, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 50 लाख से कम की इनकम के लिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पे ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। ओरिजिनल, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर भरते हैं तो ओरिजिनल ही आएगा और हम यहाँ पे ओरिजिनल ही फाइल कर पाएंगे। या फिर अगर हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और हमें कोई चेंज करना है उसके अंदर, तो हम उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, मतलब दोबारा से। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल/रिवाइज रिटर्न, ठीक है गाइज। इसके बाद है सबमिशन मोड। सबमिशन मोड का मतलब क्या है कि हम कैसे सबमिट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बनाना चाहते हैं या फिर XML को जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे जावा की हेल्प से या फिर जो हमारा एक्सेल यूटिलिटी है उनकी हेल्प से आप फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पहले जावा या फिर एक्सेल यूटिलिटी में XML जनरेट करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। लेकिन हम लोग ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रिपेयर और सबमिट ऑनलाइन पे आएंगे, ठीक है गाइज। इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन से अकाउंट में रिफंड मंगाना चाहते हैं, ठीक है। रिफंड का मतलब जो टैक्स हमने एक्स्ट्रा दे दिया है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स गवर्नमेंट हमें वापस कर देगी विद इंटरेस्ट के साथ, और 1% का इंटरेस्ट होता है, ठीक है गाइज। तो इसलिए रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है तो करना ही चाहिए, नहीं भी कटा है तब भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत बेनिफिट होता है। वो मैं कभी किसी और वीडियो में डील करूँगा आपके साथ। तो वीडियो में यूँ ही बने रहिए ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए चलता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को गाइज ज़रूर, ठीक है, लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अपना एक बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटरफेस ओपन हो गया।
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो आपका ITR 1 होता है उसका कुछ और नाम भी होता है गाइस, उसका नाम होता है यहाँ पे ITR 1, जिसको हम सहज के नाम से भी जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ITR 1 का दूसरा नाम सहज भी होता है, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इधर आपका दिखेगा यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और कौन सा रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ इनकम टैक्स रिटर्न का इंटरफेस आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट, सेव ड्राफ्ट और एग्जिट। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप फॉर्म को फिलअप करते जाएंगे साथ के साथ आप सेव ड्राफ्ट भी करते जाएंगे, इससे आपका फॉर्म सेव होता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपका पावर चली गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आपका सेव नहीं हो पाएगा डाटा, तो इसलिए साथ के साथ सेव करते रहिए। और लास्ट में जब आप सारा फॉर्म भर देंगे तो प्रीव्यू और सबमिट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जब आप ITR 1 को फाइल करेंगे तो आपके पास कुछ टैब्स बनाए गए हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन टैब, दूसरा है गाइस, दूसरा है जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। तीसरा है आपके पास कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम टैक्स, आपका कितना टैक्स बनेगा उसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। इसके बाद है चौथा आपके पास टैक्स डिटेल, आपका कितना टैक्स बना वो इसमें आएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, इसके अंदर आता है आपने अगर पहले से कोई टैक्स वगैरह पे कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है गाइज, इसके बाद आपके पास है शेड्यूल DI, शेड्यूल 80D, ठीक है 80G। ये कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो इतना याद रखिएगा डिडक्शन होते हैं। आपने अगर कुछ स्पेशल जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर आपने कुछ स्पेशल जगह डोनेशन कर रखी है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है। ठीक है गाइज, तो ये वहाँ के लिए है, तो वहाँ पर आएगा। अगर आपने कोई डिडक्शन ले रखी है तभी आप इसको फिल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे जनरल पार्ट में, क्लिक करेंगे तो हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो हमने फिलअप किया होगा वो सब आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका पैन नंबर दिखेगा, मिल, ठीक है गाइज। इसके बाद आपका नाम दिखेगा, आपका क्या नाम है वो दिख जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने ईमेल ID वगैरह, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ आपको चेक कर लेना है, या आप पहले ही ऑलरेडी भर चुके होंगे तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना रह जाए। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आपका नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अदर्स में आता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 139, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं 139(1) या फिर 139(4), 139(5), 1192। ये कुछ इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शंस है जो आपको बताते हैं। 139(1) बताता है कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करी तो 139(1) आएगा। अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी तो 139(4) आएगा। और अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी लेकिन उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो दोबारा रिटर्न को आप अपलोड करना चाहते हैं, तो 139(5). 1192 भी ये हमारे लिए नहीं है, ये अलग है। इसमें सिंपल सा ये है कि अगर हमें कोई नोटिस वगैरह आता तो हम उसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो नहीं है हमारे लिए। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना रिटर्न फाइल कर चुका हूँ अपने क्लाइंट का, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा 139(5). ठीक है गाइज, अदरवाइज़ आप ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे तो आपका आएगा 139(1). ठीक है, तो हमें जनरली यही सेलेक्ट करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे 7 प्रोविज़ो के अंदर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे सीधा आप सेलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद आप आगे कर देंगे कंटिन्यूस को नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आपके एम्प्लॉयर ने जो सैलरी की डिटेल भरी होगी उन्होंने अपने TDS की रिटर्न में, वो ऑटो पॉपुलेट आपके पास आएगा यहाँ पे। जैसे मेरे क्लाइंट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटो पॉपुलेट, यहाँ पर एक डाटा आ रहा है गाइस। ठीक है, उनकी सैलरी का कि उनकी सैलरी कितनी है, उन्होंने कौन कौन सी डिडक्शंस कंपनी को दी है। डेट मीन्स अगर आप अपनी कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आपका टैक्स कहाँ कहाँ आपने पैसा जमा किया है, डिडक्शन वगैरह, तो अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कंपनी आपका जो डिडक्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देती है। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया है तो आप अलग से ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो आपको फॉर्म 16 मिला है उससे आपको इनको मैच करना है। अगर ये आपका मैच हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मैच होता तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे देखिए साथ के साथ मेरे को सेव भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फटाफट से सेव हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सैलरी डाल देनी है, आपने डाल दी। अगर परक्यूजिट्स वगैरह आपका है तो वो डाल देंगे इसके अंदर। प्रॉफिट्स ये सब आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग भरना है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। जो जो फॉर्म 16 में जिस सेक्शन में डली है उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग डाल देना आप। जिनका फॉर्म 16 नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डायरेक्टली, ठीक है, अपने हिसाब से वो ग्रॉस सैलरी के अंदर टोटल अमाउंट डाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप एग्जाम्प्ट इनकम में आएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्प्ट इनकम क्या होता है गाइस, ये जो सेक्शन 10 है यहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन 10, इसके अंदर सरकार ने हमें कुछ इनकम्स दे रखे हैं जिनके अगेंस्ट हमें डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन 10 के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या डिडक्शन आती है, जनरली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को HRA जो मिलता है उनकी डिडक्शन मिलती है। उसके अलावा और भी होते हैं, ग्रेजुएटी वगैरह की होती है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 10 के अंदर HRA की डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलाउंस वगैरह और भी कुछ होते हैं, उनकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका किस टाइप का आपको कहीं सेक्शन 10 में डिडक्शन मिला है या नहीं मिला। अगर मिला है तो डाल दीजिएगा, नहीं मिला तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट आप डाल देंगे। इसके बाद आपकी नेट सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। डिडक्शन 50,000 का आपको पता है कि अभी फ़िलहाल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी वालों को, ठीक है। डिडक्शन के नाम पे ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखेगा कि यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है गाइस वो 50,000 है यहाँ पे, ठीक है। 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये अभी तक लॉ है, लेकिन अब जो नया कानून आया, जो आप 21-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, अगर आप न्यू स्लैब को लेते हैं तो आपका कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उस पर भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा कुछ दिनों में कि आप कौन सा चूज़ करें, ओल्ड या न्यू, बताऊँगा बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा गाइस, और इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी। जैसे यहाँ पे इनका कैलकुलेट होकर आ गया, इसको आप मैच कर लीजिएगा अपने फॉर्म 16 से। डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसमें क्या करना है, नहीं आ रहा तो उसमें क्या करना है, ठीक है। हमारा फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। मैच नहीं हो रहा तो या तो एम्प्लॉयर ने गलत फाइल करा है या फिर हमने गलत डाटा पुट करा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से। इसके बाद दूसरा आपका पार्ट आता है इसके अंदर, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है गाइस, जैसे यहाँ पे लिखा है हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यस। जो यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन आएगा आपके पास, इनको सेलेक्ट कर दीजिएगा, यस। अब इनमें से कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाई। जनरली जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जनरली सेल्फ ऑक्यूपाई ही होता है, लेकिन अगर आपका लेट आउट, मतलब आपने रेंट पे दे रखा और इनकम कमा रहे हैं, तो आप उसको लेट आउट सेलेक्ट कीजिएगा। और डीम्ड लेट आउट, ये इनकम टैक्स के अंदर कुछ प्रोविज़न है जहाँ पे सरकार ने माना है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को मान लेंगे कि आपने रेंट पे चढ़ाया है। तो जनरली हमें सेल्फ ऑक्यूपाई और लेट आउट में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का आपने लोन लिया है और उस पर आपका जो इंटरेस्ट पे करते तो उसका डिडक्शन भी सरकार आपको देती है, तो उस सिचुएशन में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही लोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो आप लोन पे करते हो उस पर जो आपका EMI का अमाउंट है, वो EMI का डिडक्शन भी आपको मिलता है 80C के अंदर, ठीक है गाइस, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन पर तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, तो हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल चर्चा करेंगे हम आगे आने वाले। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको इनकम टैक्स ने नोट भी दे रखा होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का ही डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको लॉस सेट ऑफ करना है, तो वो उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। आप ITR 1 में ओनली 2 लाख तक का ही लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भर देना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे केस में है नहीं मेरे क्लाइंट का, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर आपके पास अदर सोर्स की इनकम है, जैसे आपके पास अदर सोर्स की इनकम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये है अदर सोर्स।
यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पास एक्चुअली जो इनकम है वो बैंक अकाउंट से है या नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सेविंग बैंक है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक लेना है। आपका एफडी करा रखा है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा, उस पर सरकार ने आपको इंटरेस्ट दिया, या फैमिली का कोई पेंशन आ रहा है, या एनी अदर कोई सोर्स है आपकी। ठीक है, आपका सैलरी के अलावा कोई और सोर्स है पैसा कमाने का, तो अदर सोर्स में आप डाल सकते हैं। इसके अंदर जनरली गिफ्ट आता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है, एफडी का इंटरेस्ट आता है, इनकम टैक्स रिफंड आता है, ट्यूशन, अगर आपका ट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई और सोर्स है, आप कमीशन वगैरह टाइप का कुछ मिल रहा है आपको, तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली हम लोग सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का अमाउंट भी डाल देंगे, जितना आएगा हमने डाल दिया, जितना भी आ रहा है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मर्जी आपकी। तो इस तरीके से आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा गाइस कैलकुलेट होकर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो जो डिडक्शन है, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को दे रखे तो अच्छी बात है, आपके फॉर्म 16 में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं दे रखी तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं 80C में, 80G में, मतलब जिसमें भी आपका डिडक्शन आप डाल सकते हैं। जनरली 80C के अंदर आपका LIC वगैरह की डिडक्शन आती है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरा आपके पास 80D है, यहाँ पर आप 5,000 तक का आराम से बचा सकते हैं टैक्स। यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पर होता है, तो सरकार आपसे इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांग रही, तो आप यहाँ पे 5,000 रुपीज़ ले सकते हैं इसका डिडक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शन हैं। और दूसरा सेक्शन एक आता है जो आपके लिए हो सकता है 80GG रेंट पेड। अगर आपको HRA नहीं मिलता तो आप 80GG के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइज, और इसके बाद एक है 80TTA। अगर आपने का सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है और वो 10,000 तक का है, ठीक है, 10,000 तक का आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो आपको 80TTA के अंदर उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 के, चाहे जितना भी हो आपका इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में, लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलती है 80TTA के अंदर वो 10,000 तक की मिलती है, उससे ज़्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में आपका 80TTB के अंदर मैक्सिमम 50,000 तक की छूट मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट और FD सबका मिला के। ठीक है, सीनियर सिटीज़न के हैं तो मैं इन प्रोविज़न्स को आपके लिए आगे डील में बता दूंगा। ठीक है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय तो क्या करेंगे, कैसे टैक्स बचा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो मैं उसके लिए आपको डिटेल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे की सारी अपनी इनकम वगैरह को डिस्क्लोज कर देना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल इनकम आपको दिखेगी, वो आपको मैच कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका कितना इनकम बनता है पूरे साल की। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पर आना है, पार्ट D के अंदर, जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड पर, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन में यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे क्लाइंट के केस में यहाँ पे बन रहा है, इनका 1,000 रुपीज़ का टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूँ, आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है, ठीक है, तो उस पर कोई भी आपको टैक्स ही नहीं बनता। नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, 5 लाख तक अगर आपकी है नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, टोटल इनकम, तो ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास रिबेट वगैरह मिल जाता है 87 के अंदर, लेकिन वो रिबेट जब भी मिलता है आपको जब आप, ठीक है, आपको रिबेट तभी मिलता है जब आपकी 5 लाख तक है। 5 लाख से ऊपर होगी तो आपका रिबेट नहीं मिलेगा। और हमारे केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, इस क्लाइंट का 1,000 रुपीज़ की जो है वो लेट फीस आ रही है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, इसलिए अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल करते तो आपका रिटर्न का टैक्स, जो टैक्स पे जो आपका फ़ीस लग रहा है वो नहीं लगेगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न पे जो फ़ीस है वो नहीं लगेगी। तो क्योंकि 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो इसलिए आपके 1,000 की पेनल्टी है। ठीक है, फ़ीस है। अगर आप 5 लाख से ऊपर है तो आपके पास 10,000 रुपये की पेनल्टी है, 10 और 5,000 रुपये की, वो अलग अलग केसेस है, तो वो हम देख लेंगे बाद में अगर आप लेट फाइल करते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पार्ट सारा भर लिया, मेन यही था गाइस। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है टैक्स की डिटेल। अगर आपका कोई TDS कटा है फॉर्म 16 के अंदर, आपके एम्प्लॉयर ने आपका कोई TDS काटा है, तो यहाँ पर आपको आपकी TDS की डिटेल मिल जाएगी, आपका कितना TDS कटा है। इसके अंदर आपको अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम डालना पड़ेगा आपको,
यहाँ पे कितनी आपकी सैलरी जिस पे TDS कटा है आपका, और टोटल टैक्स आपने कितना दिया है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। जो आपका टैक्स है उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी, आपका जो भी टैक्स कटा है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और सारी की सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म 16 से मैच कर लेनी है। अगर कुछ मिसमैच है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका सैलरी के अलावा किसी और सोर्स पे टैक्स आपका कटा है तो वो भी आप देख सकते हैं, और वो आपको दिखेगा नीचे वाले कॉलम के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे क्लाइंट का यहाँ पे कुछ टैक्स कटा हुआ है अदर सोर्स से, तो यहाँ पे भी सेम उनका 10 नंबर क्या है जिन्होंने काटा है, उनका नाम क्या है, इसके बाद उन्होंने कितने अमाउंट पे काटा है वो आएगा यहाँ पे, कौन से ईयर में काटा है वो सब, कितना टैक्स डिडक्ट करा है, और कितना हम इस बार क्लेम कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। ठीक है, तो ये आपको मैच कर लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, और क्योंकि नीचे का हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं, लेकिन अगर आपने खुद आपका कोई टैक्स बन रहा है और आपने टैक्स जमा किया है तो आपको यहाँ पे BSR कोड के अंदर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से। जो भी आप टैक्स जमा करते तो उस चालान के अंदर आपके पास BSR कोड आता है, वो डाल देंगे आप यहाँ पे। किस दिन आपने टैक्स जमा करा है वो आपको डालना पड़ेगा, और क्या आपका सीरियल नंबर है चालान का वो डालना पड़ेगा, और कितना आप टैक्स जमा कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब आप डाल देंगे गाइस तो आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर देंगे। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपलोड करने के लिए टैक्स को, अपने रिटर्न्स को आप तैयार हैं। इसके बाद अगला है आपके पास टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि आपका TDS जो था वो कितना कटा था। ठीक है, आप कितना TDS क्लेम कर रहे हैं। जैसे हमारे क्लाइंट के केस में यहाँ पे इनका TDS इतना कटा हुआ है और इनका कोई टैक्स नहीं बनता था, तो इनका पूरा का पूरा जो है वो अमाउंट जितना भी वो रिफ़ंड आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ़ंड आ रहा है। अगर 14 कॉलम में, अगर आपका 13 कॉलम में आ रहा है तो डेट मीन्स आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे आपको कॉलम को देख लेना, आपको पे करना है। अगर आपका यहाँ पर आता तो डेट मीन्स आपको पे करना होता, लेकिन अगर आपके पास नीचे के कॉलम में आ रहा है तो डेट मीन्स आपको रिफ़ंड आ रहा है। डेट मीन्स गवर्नमेंट आपको पैसे देगी क्योंकि आपका कोई टैक्स बना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे, और लास्ट में हमें क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को चेक कर लेना है। यहाँ पे अपनी डिटेल भर देनी है बैंक अकाउंट की कि कौन से बैंक में आप रिफ़ंड मंगाना चाहते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो इसके बाद और उसकी में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन कोड, जो वेरिफिकेशन है पार्ट, उसको फिल करना है। यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी आएगा। इसके बाद यहाँ पे एज ए कैपेसिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ के रूप में। जैसे यहाँ पर आएगा सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप खुद भर रहे हैं तो सेल्फ, अगर आप किसी से भरवा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लेस डाल सकते हैं जो भी है, और नीचे आपको सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन है कि आप अभी वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप 120 दिनों के अंदर कभी भी करना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट लेके भेजना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग इसको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर रिटर्न्स। ठीक है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट करते ही, ठीक है गाइस, यहाँ पे डेट वगैरह सब चीज़ डाल दूँगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने इसको सेल्फ कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसके बाद लास्ट में मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू वगैरह देखूँगा। जो जो चीज़ें ये बोलेगा भरने के लिए उसको नो कर दूँगा, क्योंकि मैं डी कॉलम एप्लीकेबल नहीं हो रहा मेरे ऊपर हेल्थ का, तो नो कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद फिर मैंने इसको नो कर दिया, जो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ देंगे। ड्राफ्ट किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप कंफर्म है, तो मैंने इस तरीके से इसको कंफर्म कर दिया। तो इस तरीके से ड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइल कर चुके तो दोबारा नहीं फाइल करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल कर रखा है
तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है, अपने लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। और लास्ट में जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने रिटर्न को अगर ई वेरीफाई करना तो उसके लिए मैं अलग से एक आपके लिए क्या करूँगा गाइस, वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो के अंदर गाइस पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है। इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि हार्डली आपको 10 मिनट 12 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने कि आप सैलरीड एम्प्लॉई होकर कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो का प्यार दीजिए, साथ के साथ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप भी टैक्स सलाहकार खुद के बन पाए, अपना खुद का सलाहकार बने, ठीक है। पैसा बचाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, ठीक है। और साथ के साथ ऐसी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं अपने दोस्त यार को, ठीक है। और क्योंकि अभी मेरे पास जितने रिसोर्स हैं उनकी हेल्प से मैं बना रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना पाऊँ। वीडियो कैसा है कमेंट कीजिए, कोई सुधार करना है उस पर भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है गाइज़। और मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना पाऊँ और आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। I am also profession from this accounting and taxation field, hence I am sharing my experience and knowledge with you so that you can make your career or you can become your own tax experts or professionals, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।